दो एग्जाम होने जा रहा है। एक हो रहा है यूपीपीएससी एई प्रीलिम्स, एक हो रहा है सीबीटी 2 आरआरबी जेई। लेकिन इंजीनियरिंग का जो भी एग्जाम आप देने जाते हो, जहां पे टाइम कम है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा है, सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? आपको जब एंट्री करना है, एकदम शुरू करें कि आपका अगर एग्जाम सेंटर में जाके कुछ अच्छा करना है, उसके लिए पहले से माइंडसेट अच्छा होना चाहिए। मतलब जब आपने एंट्री कर रहे हो एक टू द एग्जाम सेंटर, तो एग्जाम सेंटर में एंट्री करने से पहले आपको क्या चीज में ध्यान रखना चाहिए? ठीक है, बताइए क्या चीज में ध्यान रखना चाहिए? जनरली हम लोग क्या करता है, कुछ लोगों से बात करता रहता है और जो बात हमारा नेगेटिव चला जाता है। एग्जाम जब होता है उससे पहले जब तक एग्जाम सेंटर में पहुंचते हो, जितना कम से कम बात करें वही उतना अच्छा है। आप चाहे ब्रेन में कुछ भी ना सोचे, बट आप पॉजिटिव सोच लेके आए। मतलब हमेशा सोचे कि भाई अब तो मैं फोड़ के आऊंगा, अब तो फोड़ के आऊंगा, ये भी सोचा जा सकता है। लेकिन कभी किसी से बात करके, कोई बहस करके वो टाइम नहीं खराब करना है, क्योंकि नेगेटिव थॉट्स लाने के लिए बहुत सारे लोग करेंगे। लोग आपको मैसेज करके विश कर रहा है, आपने उसको रिप्लाई दे रहे हो, कुछ भी रिप्लाई नहीं देना है। एकदम पहले जिस दिन आपका एग्जाम होगा उसके पहला दिन एकदम संतुलित आहार करें, टाइमली खाना खाए, जिस टाइम में आप सोते हैं सो जाए, सुबह सुबह उठे, उठने के बाद अपना जो मॉर्निंग का जो भी काम है वो ख़त्म करें। ख़त्म करने के बाद आप रेडी हो जाए एग्ज़ाम सेंटर में जाने के लिए। आप एग्ज़ाम सेंटर में जाने के लिए रास्ते में आपको बहुत सारी चीज़ होगा। तो घर में एक होगा, तो आपको पहले ही हम ये देता है कि भाई जिस दिन एग्जाम है उसके पहला दिन ऑल डॉक्यूमेंट्स सबसे इंपॉर्टेंट है। ऑल डॉक्यूमेंट्स, जो जो डॉक्यूमेंट्स आपका चाहिए वो आपने बैग में भर ले। जो बैग आप लेके एग्जाम सेंटर जाने वाले हो उसी बैग में भर ले। जो कपड़ा पहन के जाने वाले हो वो बाहर निकाल के रख दे। ब्रेन एक ऐसा चीज है, उसको जैसे आप ट्रेन करोगे ऐसे ट्रेन होगा। इसलिए आप सुबह सोच रहे हो क्या पहनूं, सुबह सोच रहे हो मेरा पता नहीं आधार कार्ड कहाँ रखा हुआ है, सुबह सोच रहे हो फोटोग्राफ कहाँ रखा हुआ है, सुबह सोच रहे हो पेन कहाँ रखा हुआ है, सुबह सोच रहे हो पानी बोतल कहाँ रखा हुआ है। ये सब सोचने का नहीं होता है। वो पहला दिन आपका तैयार करके एक जगह में रख के आप सो जाए। उसके बाद उठे, अपना काम करे, फिर अपना सामान उठाए, सामान उठा के चल दे। एक बार चेक कर लेना जब बिफोर द एंटर की मेरे पास जो डॉक्यूमेंट है। इवन आप एक लिस्ट बना सकते हो जिस लिस्ट में कि कोई डॉक्यूमेंट ना छूटे, क्योंकि एग्जाम सेंटर में अगर कोई गड़बड़ हुआ, मेरे पास एडमिट कार्ड नहीं है, मेरे पास फोटो नहीं है, मेरे पास सिग्नेचर करने का पेन नहीं है, मेरे पास पेंसिल नहीं है, जो आपका अलाउड है वो सारे आप पहले डिसाइड करके, पहले आपका पूरा पूरा जो आपका एक नोट बना सकता है मेरे पास क्या होना चाहिए, वो टिक करके देख के चले जाए। अब आपके पास गारंटेड है कि मेरे पास सब कुछ है, कोई टेंशन का बात नहीं। अब आप जब रास्ते में जाएंगे आपको ऑटो लेना पड़ेगा, आपको ये लेना पड़ेगा। ज़्यादा किसी से कोई बहस नहीं करना है, सीधा जितना भी है उसमें चले। अगर कोई बंदा बोले कि मुझे मैं नहीं जाना है, तुम्हारा 100 रुपये में 200 मांग रहा है, उसको नहीं देना है, तो तुम बोलो तुम भाई एक्सक्यूज्ड, ठीक है, उसको थैंक यू बोलो, आगे बढ़ाओ, और जो है दूसरा जो लेके जाएगा उसके साथ चलो। मतलब यहाँ पे इस दिन किसी से बहस नहीं करना है। दूसरा होता है कि सबसे हो गया ऑल डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। जैसे अपने सेंटर में पहुंचा, सेंटर में पहुंचने से बाद आप देखेंगे वहां पे ना बहुत सारे दिक्कत होता है, क्योंकि कुछ सिक्योरिटी गार्ड होता है, कुछ सेंटर में कुछ लोग ज़्यादा ही हाव भाव खाते रहता है, कुछ सेंटर में जैसे लगेगा कि वही भगवान है, इस टाइप का आपका होता है, तो आपका दिमाग चिड़चिड़ करता रहता है। ये बिल्कुल नहीं होना है। आप आज आपका एग्जाम है, उसका नहीं है ना, तो यू हैव टू बाईपास देम, यू हैव टू गो थ्रू दिस। ठीक है, तुमको डॉक्यूमेंट चेक करना है, चेक कर लो, फोटो चेक करना है, चेक कर लो, जो भी चेक करना है चेक कर लो। वहां पे किसी भी, मतलब मेरा कहने का है, शुरू से एग्जाम सेंटर में पहुंच के बैठ जाने तक जितना कम बहस किया जाए, जितना कम लोगों से बात किया जाए, जितना कम मतलब इंटरेक्शन किया जाए, उतना ही अच्छा है। आप एकदम शांत होके चलते रहिए कि मेरा आज एग्जाम है और मुझे एकदम फ्री माइंड होके जाना है, ऐसे पहले वहां पे पहुंच जाना है।
पहुंचने के बाद देखो आपका जैसे सेंटर में बैठते हैं तो उसके बाद एक आता है कि आपका जो एट द सेंटर एक तो ड्रेस प्रॉपर पहन के जाना जो सोशली एक्सेप्टेबल है, जहां पे कोई दिक्कत नहीं करता है, ऐसे एकदम फॉर्मल जो ड्रेस है, मतलब ड्रेस का कोई ऐसे कोड नहीं होता है, बट क्या होता है ना कुछ कुछ चीज़ है, आपने एक हाफ पैंट पहन के चला गया, ठीक है, एग्जाम सेंटर में बोल रहा घुसने नहीं दूंगा, अब ऐसे टाइप का होता है। तो आपका जो भी ड्रेस है, जो सोबर ड्रेस है, जहाँ पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता है, ऐसे ड्रेस है, भाई ड्रेस कोड नहीं होता है, बट ऐसे प्रॉपर जो ड्रेस है वो पहन के जाए। एंड इवन इफ अगर आप बहुत कंफर्टेबल ड्रेस पहन के जाएंगे, आपका जो फील होता है अच्छा, तो उसमें आपका जो है परफॉर्मेंस भी अच्छा आएगा। और आपने बहुत घटिया टाइप का कपड़ा पहन के जाएंगे, अभी ऐसे ही गर्मी रहता है तो उसके कारण आपका दिक्कत होगा। इसलिए आप जो है जैसे आपका प्रॉपर ड्रेस है, जैसे पहनने से कंफर्टेबल होता है, सोशली एक्सेप्टेबल है, ऐसे ड्रेस पहन के जाए। दिस इज सेकेंड थिंग, जहाँ पे कोई ऑब्जेक्शन कहीं पे नहीं होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब है पूरा सेंटर तक पहुंचने में आपको कहीं पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं मिलना चाहिए। दिस इज द थिंग। नेक्स्ट आता है एग्जाम सेंटर में जैसे ही पेपर आता है, देखो आपका सीबीटी में क्या होता है, पेपर आएगा, यूपीपीएससी में आपको पेपर दिया जाएगा, अब पेपर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, वो टाइम में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। उस टाइम होता है एक टाइम जहाँ पे बहुत ज़्यादा टेंशन आता है, सब लोग बैठे हुए हैं, पेपर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, 10-15 मिनट में दिमाग का दही बन जाता है। तो क्या करना चाहिए, उस टाइम में आपको उल्टा काउंट करना शुरू करना है, 100, 99, 98 ऐसे काउंट करते रहेंगे तो ब्रेन आपका जो है थकेगा नहीं। ऐसे उल्टा काउंट करते रहना तो दिमाग में कुछ ये भी नहीं रहेगा। दूसरा एक तरीका हो सकता है कि आपने सीधा जो है सांस चेक कर सकता है। सांस चेक का मतलब होता है जैसे जब सांस ले रहा है, सांस बाहर निकल रहा है, ऐसा भी कर सकता है कि मैंने सांस ले रहा हूँ, सांस बाहर निकाल रहा हूँ। ये जो चीज़ है, इससे भी एक आपका फ़ायदा होता है कि आपका एग्जाम सेंटर में जैसे आपका टेंशन नहीं होता है। ये टेंशन उस टाइम में आ ही जाता है, कोई भी बच्चे हो, चाहे मैं भी एग्जाम दिया हूँ, उस टाइम में बहुत ज़्यादा टेंशन आ जाता है, क्योंकि पेपर जब शुरू नहीं होता है एंड आपका पेपर आ भी रहा है, पेपर नहीं भी आ रहा है, सारे लोग बैठे हुए हैं, आप भी बैठे हो, किसी से बात भी नहीं कर रहे हो, लेकिन वो टेंशन बढ़ता रहता है, क्या होगा क्या होगा इस टाइप का। उस टाइम में दो तरीका है, एक होता है आइदर तो आपने वो चेक करो कि सांस ले रहा हूँ, उसको फील करो, फील द सांस जा रहा है, सांस आ रहा है, सांस जा रहा है, आ रहा है, इसको फील कर सकते हो, उससे भी आपका जो है सारा प्रॉब्लम खत्म हो जाता है। नहीं तो आप उल्टा काउंट कर सकते हो, 100, 99, 98 ऐसे काउंट कर सकते हो, उसके जैसे खत्म हो जाएगा फिर आपका 100, 99, 98 ऐसे करके आप काउंट कर सकते हो, उससे भी आपका स्ट्रेस खत्म हो जाता है। दिस इज वन थिंग बिफोर द एग्जाम। पेपर आपके हाथ में मिल गया, ठीक है, जैसे आपका क्वेश्चन पेपर मिला, ये आपका आरआरबी जेई में तो आपका सीबीटी होगा, आरआरबी में इसमें आपका क्या होता है, सीबीटी होगा, तो उसमें आपका कंप्यूटर में मिलेगा, और आपका इसमें जो होगा यूपीपीएससी में, इसमें पेपर आपको मिलेगा। पेपर मिलने के बाद पेपर चेक करना होता है कि जैसे मुझे पता है कि आपका यूपीपीएससी में कितना क्वेश्चन आने वाला है सर, 150, वो आपको चेक कर लेना है मुझे 150 क्वेश्चन मिला कि नहीं। उसके बाद हमें उसमें सारे नंबर लिखना होता है, नाम लिखना होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये प्रॉपरली भरना, ओएमआर शीट में प्रॉपरली भरना। सीबीटी 2 में भी जो आपका वहाँ पे फॉर्म दिया जाता है, जो डेटा एंट्री करना होता है, दो बार चेक करके भरना, कोई रोल नंबर, कोई नाम, कोई स्पेलिंग, किसी भी तरह का मिस्टेक नहीं होना चाहिए इन दिस, जहाँ पे आप भरते हो उस टाइम में जो भरते हो उसमें किसी भी तरह का मिस्टेक अलाउड नहीं है, ठीक है। जब भी वो चेक होगा, इन्विजिलेटर चेक करेंगे, लेकिन हम चाहते नहीं है कि बिल्कुल वहाँ पे दिक्कत हो, एकदम डबल इंश्योर होके कौन सा फील्ड में क्या भरना है, एंड रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, ये सब जो चीज़ें पूरा ढंग से भर देना, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें आपका बहुत ध्यान से वाला काम करना पड़ता है। नाम का स्पेलिंग जो आपका एडमिट कार्ड में है, उसका जो आपका एडमिट कार्ड में जिस तरह से लिखा हुआ उस तरह से, ठीक है, वो आपको देख के लिखना होगा कि फर्स्ट नेम, सेकेंड, मिडिल नेम और आपका लास्ट नेम कहाँ पे लिखा है, कहाँ पे सेंटर का नाम लिखा है, कहाँ पे आपका पेपर कोड लिखा है, सब कुछ आपको वहाँ पे लिखना पड़ेगा। वो प्रॉपरली भर दे, भरने के बाद निश्चिंत होकर बैठे, पेपर आ जाएगा। उसके बाद पेपर आने के बाद आप शुरू करेंगे, ऑब्वियसली इंस्ट्रक्शन देंगे कब आपको पेपर खोलना है, क्योंकि आपका ये पेपर लॉक होकर आता है, ये पेपर आपका ऑटोमेटिकली सिस्टम में आता है। अब जैसे आया कि ये सबसे बड़ा बात होता है कि जब आपने सीबीटी टेस्ट देते हो, उसमें एक आपको वर्चुअल कैलकुलेटर देगा, और ये जो यूपीपीएससी है उसमें कोई कैलकुलेटर नहीं देगा। इसमें मैंने जिस प्रोसेस से आपको सिखाया हूँ कैलकुलेशन की, आपको ऑप्शन देख के आपको पता चल जाएगा
जैसे आपको एक मैंने एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे बोला कोई क्वेश्चन हमारा 1000 डिवाइड बाई पाई आया है, तो ऐसे नहीं कि 1000 को हम पाई से डिवाइड करने लग जाएंगे। ये आपका कैलकुलेटर है, ये जो आरआरबी जेईई में जो कैलकुलेटर देगा वो बहुत ही घटिया टाइप का कैलकुलेटर होगा, गेट का कैलकुलेटर के साथ वो मैच भी नहीं करेगा, वो एक ऐसे बेवड़ा कैलकुलेटर देगा, उसमें आपको सिर्फ बेसिक जो ऑपरेशन है वही हो पाएगा। बट यस, जो वर्चुअल कैलकुलेटर का प्रोसीड्यूर है, जो आपका सीक्वेंस उस तरह से होगा, इसलिए आप वो वाला कैलकुलेटर जो यूज करना है उसमें बहुत ध्यान से यूज करना कि जो करना है तो 1000 डिवाइड बाई पाई करना है, उसको देख के करना है। उसके बाद इक्वल टू दबाना भूलना नहीं, जो भी कैलकुलेटर उसमें इक्वल टू दबा लेना हमेशा, सो दैट कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो। आप जाके जैसे 1000 बाई पाई करना है यूपीपीसीई पेपर में, तो आप ऐसे नहीं कर सकते उसको डिवाइड करेंगे। भाई तुम्हारे पास 1 मिनट तो टाइम नहीं है, 46 सेकंड एक क्वेश्चन का टाइम है, कैसे आपने वो इतना डिवाइड करेंगे? तब होता है कि नहीं, इसका मान लो 3 कर दे तो आपका 333 होगा आंसर, 3.14 एक्चुअल में है, तो आपका 333 से कम होगा। ये 333 से जो क्लोजेस्ट कम आंसर मिलेगा वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे करके अगर आपने इसका अप्रोक्सीमेट आंसर, मैं बाकी सारे आंसर मैंने अप्रोक्सीमेट सिखा चुका हूं आपको, वो जो सिखाया हूं जिस मेथड से, उसी मेथड से आपको अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन करके आंसर दे देना है, सो दैट आपको 100% मिल जाएगा कि कैसे हमें इसका कैलकुलेशन करना है। ज्यादातर क्वेश्चन आरआरबी जेईई सीबीटी 2 हो, यूपीपीएससी हो, उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन न्यूमेरिकल नहीं होंगे, मोस्टली थियोरेटिकल क्वेश्चन होंगे। दूसरा बात होता है कि एक्चुअली जो एक टेक्निक होता है कि मैंने पहले पूरा पेपर चेक करूंगा उसके बाद पढ़ूंगा, एक्चुअली यूट्यूब में प्रोसीड्योर है कि पूरा पेपर में चेक करूंगा उसके बाद करूंगा, ऐसा नहीं कर सकते। 46 सेकेंड में, 45 सेकेंड में अगर एक क्वेश्चन करके उसका ऑप्शन दे के आगे बढ़ना होता है तो तरीका आपको बदलना पड़ेगा। और वो तरीका होता है एट द एग्जाम सेंटर कि जैसे ही कोई क्वेश्चन हमने देखा तो जनरली आपको ये उम्मीद करना है एक क्वेश्चन दोबारा करने का मुझे मौका नहीं मिलेगा। यहां पे दोबारा का तो बात नहीं होता है, एक क्वेश्चन पढ़ा आपने, उसके बाद आपने सोचा, उसके बाद कैलकुलेशन किया, नहीं हुआ, उसके बाद आप जो कर सकते हो इसमें एक गोला लगा के आगे जा सकते हो और इसमें जाके आपका रिव्यू करके आगे जा सकते हो। लेकिन ये ध्यान रखें कि एक क्वेश्चन मुझे दोबारा मिलेगा ऐसा ऑप्शन जनरली नहीं होता है। इसलिए अगर हमने देखा कि एक क्वेश्चन मेरे से ज्यादा टाइम ले रहा है, हमें ज्यादा दिक्कत कर रहा है, तो ऑब्वियसली हम रिव्यू एंड इसमें गोला मार के आगे बढ़ेंगे। जैसे आगे बढ़ेंगे उसमें जो है ये ध्यान रखें कि मैंने, हो सकता है मुझे मिले, हो सकता है नहीं मिले, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि एक क्वेश्चन को करके ही छोड़ूंगा। जो आपको ज्यादा टाइम खा जा रहा है वो क्वेश्चन बिल्कुल छोड़ के आगे बढ़ना होता है। इनिशियली जैसे आपका पेपर सफल होकर आएगा, इनिशियली आपके पास अगर 10 क्वेश्चन भी खराब आ गया, 10 क्वेश्चन भी डिफिकल्ट आ गया, 10 क्वेश्चन भी छोड़ना पड़े, डरना नहीं है। पूरा पेपर में सारा क्वेश्चन ना तो डिफिकल्ट होगा, सारा क्वेश्चन ना तो इजी होगा, आप वहां तक पहुंचे पहले इजी वाला तक, ठीक है। वो 10 क्वेश्चन छोड़ के चला जाए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जब आपने इजी क्वेश्चन करते जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएगा, इसके बाद आप देखेंगे कि जैसे डिफिकल्ट 10 क्वेश्चन हमने छोड़ दिया पूरा, उसके बाद भी हमें कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन आपका इजी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। आप होता है कि फिर ऐसे करते हुए जैसे मान लो जो मॉडरेट क्वेश्चन उसको भी आपने छोड़ के चला गया तो फिर दिक्कत हो जाएगा। आपको देख के पता चल जाता है मेरे से हो पाएगा नहीं हो पाएगा, दोबारा भी करूंगा हो पाएगा नहीं पाएगा। ये ध्यान रखते हुए कि भाई मेरे से नहीं हो पाएगा तो छोड़ो, आगे बढ़ो, मेरे से हो ही पा जाएगा, हो सकता है थोड़ा बहुत और 2 सेकंड देने से, 5 सेकंड देने से तो कर लो। क्योंकि उसमें क्या होता है, आपको दोबारा आके उस क्वेश्चन को ढूंढ के करने का टाइम जनरली नहीं मिलेगा इन दिस एग्जाम। यहाँ पे बहुत ही फास्ट कैलकुलेशन करना पड़ता है, बहुत ही फास्ट हिसाब किताब करना पड़ता है, बहुत ही फास्ट, बहुत ही फास्ट। अब जाके होता है कि जब क्वेश्चन करते हैं, ये फास्ट के चक्कर में बच्चे क्या करता है, आधा क्वेश्चन पढ़ते हैं, आधा क्वेश्चन नहीं पढ़ता है, आधा डेटा पढ़ते हैं, आधा डेटा नहीं पढ़ता है। सबसे पहले यूपीपीएससी में आपके पास हाथ में पेपर होता है, हाथ में पेन होता है, पेंसिल होता है, जो चीज आपको अंडरलाइन करना है वो अंडरलाइन करते जाओ, जो चीज में फोकस करना है वो फोकस करते जाओ। कहीं पे नॉट लिखा है, कहीं पे आपका बोला है कि करेक्ट लिखा है, कहीं पे इनकरेक्ट लिखा है, जो पॉइंट में हमें फोकस करना है उस पॉइंट में फोकस करो। न्यूमेरिकल वैल्यू में जहां पे फोकस करना था उसमें अंडरलाइन करते जाओ, नहीं तो गोला मारते जाओ, सो दैट हमें वो डेटा दिखाई दे, ठीक है। आप बोलेंगे मैं बाहर में लिख लूंगा ये इक्वल टू दिस, वो इक्वल टू दिस, इतना टाइम नहीं मिलेगा।
आपको उसी क्वेश्चन पेपर के ऊपर ही लिखना पड़ेगा कि उसी पेपर के ऊपर, अगर पेपर में लिखने ना दे तब जगह हम साइड में लिखेंगे, नहीं तो पेपर के ऊपर मतलब ज़्यादातर सेंटर में पेपर को लिखने देता है, बहुत सारे एक दो सेंटर में ऐसे बेवड़ा टाइप का इन आता है कि वो नहीं देगा, बट उससे भैंस नहीं करना है आपको, अगर बोला नहीं करना तो नहीं करना है, ठीक है। सीधा आपको क्या करना है, पेपर देख देख के उसका नंबर याद कर करके करना है कि इसमें नॉट लिखा है, इसमें इनकरेक्ट लिखा है, इसमें करेक्ट लिखा है, इसमें व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट लिखा है, ये सब सारे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, चाहे आरआरबी CBT 2 दो चाहे यूपीपीएससी यही दो, इसमें तो आप मार्क नहीं कर पाएगा, इसमें मार्क करना अलाउड है पेपर के ऊपर, ठीक है। ऐसे कर लें। अब क्या होता है कि जैसे ही आपका एक क्वेश्चन हो गया, इसमें क्या करना है, जैसे ABCD 4 ऑप्शन है, आप क्या करोगे, उसमें जब आपका ABCD 4 ऑप्शन है, जो क्वेश्चन आपका हो गया उसमें टिक करना भूलना नहीं। कान खोल के सुन लो, अगर क्वेश्चन हो गया तो टिक करना भूलना नहीं, और हर क्वेश्चन करके आप OMR शीट नहीं भर सकते, हर क्वेश्चन करके OMR शीट नहीं भर सकते, पहले कान खोल के सुन लो, ये हर क्वेश्चन करने के बाद OMR शीट नहीं भरा जा सकता, इट इज इम्पॉसिबल। तो फिर क्योंकि आप अगर इसमें 150 क्वेश्चन का देख के OMR शीट बार बार भरेंगे, उसी में आपका आधा घंटा खा जाएगा, और ना तो आप लास्ट में भर सकते, ठीक है। आपको जैसे ही एग्जाम होता है, मान लो मैंने यहां पे पहले 100 क्वेश्चन कर लिया, तो 100 क्वेश्चन तक जाने के बाद एक बार आपका OMR भरना पड़ेगा। OMR भरने का भी बहुत अच्छा तरीका है कि अगर आपको ऐसे A लिखा है और ऐसे गोला बनाना है, ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, ऐसे गोला बनाने का कोशिश करता है और होता नहीं है। ऐसे गोला बनाने का कोशिश करोगे, एक ही ऊपर में 2-4 बार चला जाएगा, बहुत दिक्कत होता है। तो बेटर होता है दिस इज द प्रोसीड्योर, अगर आपका इसमें भरना है दिस इज द प्रोसीड्योर, ऐसे भर दो। अगर ये देखें कि जो कंप्यूटर ORS ऑप्टिकल सिस्टम से चेक होगा, अगर आपने देखा है कि दिस इज अ रेक्टेंगल और इस रेक्टेंगल के साथ इस रेक्टेंगल का हमारा मैच नहीं कर रहा है, ये थोड़ा थोड़ा जो बाहर चला जाता है थोड़ा बहुत, तो आपका कोई दिक्कत नहीं होता है, बट अंदर में खाली मत रखना, क्योंकि खाली रखने से दिक्कत होता है। थोड़ा बहुत अगर बाहर चला जाता है कोई भाई, ऐसे नहीं कि बाहर चला जाता मतलब इसका तक चला गया तब जगह फिर उसको निगेटिव कर देगा, मतलब जब आप भरते हो तो थोड़ा बहुत अगर ऐसे बाहर चला जाएगा कोई ऐसे दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऑप्टिकल रेस्पॉन्स शीट में दूसरा का जो जोन वो लोगों ने बनाता है उस जोन के अंदर नहीं जाना चाहिए। बेसिकली इसका जो सर्कल है उसके अंदर नहीं जाना चाहिए, इसका जो सर्कल बनाता है उसके अंदर नहीं जाना चाहिए। अगर आपका उसके अंदर नहीं गया, थोड़ा बहुत बाहर इसमें चला गया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ऐसा नहीं होता थोड़ा बहुत जैसे बीच में छोटा छोटा ये रह गया, व्हाइट रहेगा, उसके चक्कर में दिक्कत करता है। थोड़ा बहुत व्हाइट रह सकता है बट ज़्यादा नहीं रखना है। तो आपका प्रोसीड्योर होगा, इन दिस प्रोसीड्योर ऐसे भरना होता है, इन दिस प्रोसीड्योर ऐसे भरना होता है। और आपका जो CBT है उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, टिक करो आगे बढ़ो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है, उसमें आपका एक काम तो बच गया। तो ये जैसे 100 क्वेश्चन होने के बाद आपको कर लेना है, फिर आपको देखना है कि मुझे लास्ट 15 मिनट मैंने एक एक क्वेश्चन करूंगा, एक एक में भरूंगा। 15 मिनट पहले जैसे आपका लास्ट 15 मिनट बचा है, उससे पहले बार भर लिया, उसके बाद कभी भी OMR में भरने के लिए छोड़ना नहीं है। तो आपको OMR देखते रहना है, जो भी क्वेश्चन नंबर है एक क्वेश्चन करना है, भरना है, लास्ट 15 मिनट में ऐसे करना है OMR भरने का। और इसमें तो आपका चलता रहता है CBT 2 में, कोई बात नहीं, आप टिक करते जाए, आगे बढ़ते जाए, ठीक है। सबसे बड़ा दिक्कत होता है ईगो। एग्जाम सेंटर में कोई ईगो नहीं कि मुझे एक क्वेश्चन तो आता है मैं करके रहूंगा। ज़्यादा टाइम जो खा जाएगा वो आपको दूसरा इजी क्वेश्चन को छोड़ाने में मजबूर कर देगा। इसलिए जो ज़्यादा क्वेश्चन आएगा, आप ज़्यादा क्वेश्चन जो टाइम खाने वाला क्वेश्चन है उसको छोड़ देंगे, ठीक है। दूसरा बात होता है कि एग्जाम सेंटर में बच्चे का होता है फ्लैश मेमोरी होना चाहिए। फ्लैश मेमोरी मतलब है अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 100 कर रहा था, अब मैंने क्वेश्चन 101 कर रहा हूँ, तो क्वेश्चन 100 में जो पहले मेरा कॉन्सेप्ट था, डेटा था, जो था पूरा 100% आपको भूल जाना चाहिए। जब दूसरा क्वेश्चन कर रहा है उसी में फोकस करना चाहिए, उसी का डेटा, उसी का पूरा नाम है। अगर कोई क्वेश्चन में आपका गोला मार के जा रहे हो तभी हम चेक करेंगे जो हमारा रिव्यू करने वाला क्वेश्चन है, और यहाँ पे गोला मार के जो गया है मैंने क्वेश्चन, वही मैं बाद में चेक करूंगा। लेकिन उसके लिए मैं सोचूंगा नहीं कभी इन द एग्जाम। मेन प्रॉब्लम होता है जब हमने एक चीज इधर पढ़ते हैं, दिमाग में दूसरा सोचते हैं, उसी में दिक्कत होता है। तीसरा प्रॉब्लम, एग्जाम सेंटर में कितना क्वेश्चन सॉल्व किया उसका काउंट आपको नहीं करना चाहिए। मतलब जब आप सॉल्व करते जा रहे हो कि मेरा बहुत हो गया वो भी ना काउंट करना चाहिए, कम हो गया वो भी काउंट नहीं करना चाहिए।
मैक्सिमाइज करना चाहिए आपका एफर्ट को कि भाई और कितना मैं कर सकता हूं, और कितना क्वेश्चन मैं सॉल्व कर सकता हूं। फटाफट क्वेश्चन अगर सॉल्व होता है फटाफट आगे बढ़ो, लेकिन ये ध्यान रखिए माइंड जैसे अगर मतलब दिमाग का दही बनना शुरू हो गया, उस टाइम में आपको सतर्क होना है कि थोड़ा सा स्लो कर दिया जाए, थोड़ा सा स्पीड को स्लो कर दिया जाए और चीज़ को एकदम ध्यान से पढ़ा जाए। जैसे ही ध्यान देना शुरू कर दोगे तो आपको पूरा दिमाग में घुसेगा चीज़ें। बट एक क्वेश्चन है ध्यान दिया, वो आपका ब्रेन में बैठ गया, दूसरा क्वेश्चन पढ़ रहा हो उसका पुराना डेटा आ रहा है, पुराना क्वेश्चन याद आ रहा है, जो अरे मेरा क्यों नहीं हुआ, मैं तो ऐसे पढ़ा था, वो सब छोड़ दो। दूसरा बात होता है जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो, एक होता है क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्रिक, क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्रिक होता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे बहुत सारे क्वेश्चन हो सकता है इनिशियल आपको दिमाग में स्ट्राइक ना करे, क्वेश्चन पढ़ने के टाइम में स्ट्राइक ना करे। जब क्वेश्चन पढ़ने के टाइम में स्ट्राइक नहीं करेगा तो फिर कैसे पता चलेगा क्या होगा कि आपको पहले सोचना है कौन सा सब्जेक्ट का है। एक क्वेश्चन में, जिस क्वेश्चन में थोड़ा बहुत डाउट होगा उसमें सोचना है पहले कौन सा सब्जेक्ट का है, कौन सा टॉपिक का है, उस टॉपिक का कौन सा एरिया का है। जैसे अपने 3 स्टेप में जाओगे तो हर क्वेश्चन का आपका क्लू मिल जाएगा कि क्या करना चाहिए, एंड दैट इज वाइज गेस। अगर आपने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर सकता है, 2 में आपने गेस कर सकता है, तब जाके आपका मार्क्स बढ़ जाएगा, क्योंकि 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। इसके कारण आपका अगर 2 क्वेश्चन का आपने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर सकता है यूजिंग दिस मेथड, तो 3 स्टेप है, 3 स्टेप है। पहला आपको सोचना है कौन सा सब्जेक्ट का है, कौन सा टॉपिक का है और कौन सा लोकेशन का है। अगर ये 3 चीज आपने सोच पाया, उसके बाद हर क्वेश्चन का जो है कोई ना कोई क्लू आपको दिख जाएगा कि इसमें क्या होना चाहिए। और अगर किसी का 2 ऑप्शन आपने हटा दिया, बाकी 2 में आपने वाइज गेस कर सकता है, दैट इज पॉसिबल, क्योंकि आपका 50% प्रोबेबिलिटी है और 33% प्रोबेबिलिटी है आपका नेगेटिव मार्किंग होने का। क्लियर हुआ विषय? तो इसके कारण एग्जाम सेंटर में ना तो आपको हिसाब करना है ना तो कुछ करना है। तो अगर ऐसे करेंगे तो आपको 100% जो है सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। दूसरा बात, जैसे ही एग्जाम खत्म होगा, यूपीपीएससी एई हो एंड आरआरबी सीबीटी 2 हो, हम उसके बाद डिस्कस करने आएंगे। इसके कारण आपका यूपीपीएससी एई का 2 बजे हमारा चैनल में आ जाएगा, तो इसलिए 2 बजे आप आ जाइए। नॉट ओनली मी, बाकी जो हमारा जो एडुकेटर है जैसे जसपाल सर है, बाकी भी जो एडुकेटर है, दे विल कम एंड सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ देयर रिस्पेक्टिव पार्ट। मैंने इसमें जो है थर्मोडायनामिक्स एंड मटेरियल साइंस ये दोनों सॉल्व करूंगा, बाकी सारे जो पार्ट है सारे बाकी एडुकेटर सॉल्व, बट वो कंटिन्यूस में चलता जाएगा। पूरा जो पेपर है उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलो खुश रहो एंड ऑल द बेस्ट फॉर ऑल दिस 2 एग्जाम्स। एंड जैसे ही 2 एग्जाम खत्म होगा उसके बाद देखेंगे, उसके पहले नहीं। एंड आपका जब एग्जाम हो जाएगा उसके बाद जो मार्क्स मिलेगा अकॉर्डिंग टू द पेपर का टफनेस, अकॉर्डिंग टू द पेपर कितना आया है, कितना बच्चे करके आए हैं, उसके हिसाब से हम आपको बताएंगे कि फर्दर एक्शन क्या लेना है। CBT 1 के बाद CBT 2 में कैसे करना है, CBT 2 तो हो गया, इसके बाद यूपीपीएससी का प्रीलिम्स के बाद मेंस के लिए क्या करना है, इंटरव्यू के लिए क्या करना है, वी विल बी ऑलवेज देयर विथ यू एंड ऑल द बेस्ट एंड फोड़ के आओ एग्जाम।